सर्ज इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ये एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो पावर सिस्टम से रिलेटेड है और लगभग हर किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन सर्ज इम्पीडेंस या सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इसको बहुत इजी वे में हम डिस्कस करते हैं। सर्ज इम्पीडेंस नॉर्मली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी जो नॉर्मली 250 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ की है। ऐसे तो किसी भी लाइन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही कंसिडर किया जाता है। और इसके लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को हम जो है इसमें लाइन पैरामीटर्स के लिए इक्विवेलेंट मॉडल यूज़ करते हैं, जिसमें हम लाइन का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एनालाइज करने के लिए एक इक्विवेलेंट मॉडल के थ्रू शो करते हैं। यानी अगर हमें कोई ट्रांसमिशन लाइन स्टडी करनी है, उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं या कोई भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट टी नेटवर्क है और ये इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क है। ये इंडक्टेंसेस हैं, लाइन के इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस, और ये कैपेसिटेंस हैं। तो लाइन को एनालाइज करने के लाइन को एनालिसिस करने के लिए, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इक्विवेलेंट जो है मॉडल यूज़ करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल में इंडक्टेंस या और कैपेसिटेंस लाइन के इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होते हैं, जो इसके अपनी फ्लक्स से इंड्यूस हो रहा है या जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, अल्टरनेटर्स लगे हैं, उनके थ्रू भी जो लाइन इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस ऑफर करती है, या कंडक्टर के आपस में जो है एक दूसरे कंडक्टर से एयर के आयनाइजेशन से जो कैपेसिटेंस आता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इनकी जो वैल्यू है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू वो होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है 1/18 10⁹ log ऑफ D/R फैरड पर किलोमीटर, और इंडक्टेंस की वैल्यू होती है L = 2 × 10⁻⁻7 log ऑफ D/R हेनरी पर मीटर। तो इनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, इन वैल्यूज़ में डिपेंड करता है कि हम ये लाइन टू लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं या लाइन टू ग्राउंड कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, और ये थोड़ा चेंजेस भी आएगा यदि लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस न हो। अब कंडीशन आती है कि ये चीज़ क्या है, ये सर्ज इम्पीडेंस क्या है या सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है। ये तो नॉर्मल पैरामीटर्स होते ही हैं, लाइन में कैलकुलेट करते ही हैं इनको तो इक्विवेलेंट मॉडल से। अब हम बात करते हैं कि सर्ज इम्पीडेंस क्या है। तो यदि लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ना हो तो लाइन केवल रेजिस्टेंस लोड्स शो करेगी, यानी लाइन के लिए हम केवल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसे लाइन का नेचुरल लोड या सर्ज इम्पीडेंस कहा जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, Z0 = R0 = √Z/Y या √L/C। ये इसकी वैल्यू होगी, इसी को सर्ज इम्पीडेंस कहते हैं। और इसकी दूसरी डिफिनीशंस भी हम ट्राई कर सकते हैं, और भी डिफिनीशंस हो सकती है, जैसे लॉसलेस लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को ही सर्ज इम्पीडेंस कहा जाता है। तो ये लॉसलेस लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी हो जाएगा, यही सर्ज इम्पीडेंस है। और यही क्या है, लॉसलेस लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगी। दूसरा हम ये बोल सकते हैं, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ Z/Y ऑफर्ड टू वेव प्रोपगेशन, यानी वोल्टेज और करंट का वेव जो प्रोपगेट करेगा लाइन में, वोल्टेज करंट के वेव प्रोपगेशन के लिए वोल्टेज करंट के वेव प्रोपगेशन को जो इम्पीडेंस ऑफर होता है वही सर्ज इम्पीडेंस होता है। यानी ये क्या है, इट इज़ द इम्पीडेंस ऑफर्ड टू वेव प्रोपगेशन। वो वेव प्रोपगेशन मीन्स करंट और वोल्टेज की वेव जब प्रोपगेट करेगी, मूव करेगी, उसके लिए कितना इम्पीडेंस ऑफर करेगी लाइन, उसको ही सर्ज इम्पीडेंस कहेंगे।
यदि लाइन लॉसलेस है तो इस कंडीशन में लाइन के किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज सेम होता है। ये एक कंडीशन और आ जाएगी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई लाइन लॉसलेस है, लाइन में कोई लॉस नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि वी एस क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और वी आर क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। और वी एस हमारा 220 केवी है तो वी आर भी 220 केवी ही आएगा। या लाइन में हम किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर कैलकुलेट करें तो वोल्टेज 220 केवी आएगा। और अगर ऐसी कंडीशन है कि वोल्टेज 220 केवी ही मिल रहा है हर पॉइंट पर, तो हम कहेंगे वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल है। यानी हर पॉइंट पर अगर वोल्टेज सेम होता है तो सर्ज इम्पीडेंस कंडीशन में हम कहेंगे कि वोल्टेज प्रोफाइल कैसा है, फ्लैट है। वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट मीन्स अगर हम रिसीविंग एंड वोल्टेज के लिए ए वेक्टर यूज़ करते हैं और रिसीविंग एंड वोल्टेज ये है और सेंडिंग एंड वोल्टेज ये है, तो फ्लैट प्रोफाइल का मतलब है कि यहाँ पर जो ड्रॉप है वो ज़ीरो है। वोल्टेज जितना सेंडिंग एंड पर है वोल्टेज उतना ही रिसीविंग एंड पर भी होगा। अगर हम फुल लोड की बात करें तो फुल लोड कंडीशन में डिक्रीमेंट आएगा, थोड़ा वोल्टेज रिड्यूस कर जाएगा, रिसीविंग एंड पर कम वोल्टेज आएगा। अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़ीरो ही हो जाएगा। और अगर हम नो लोड की बात करें तो रिसीविंग एंड वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आएगा, जिसे हम फेरांटी इफेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन आ जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट के लिए आ जाएगी, ये फुल लोड के लिए आ जाएगी, ये सर्ज के लिए आ जाएगी, और ये नो लोड के लिए आ जाएगी या लाइटली लोडेड के लिए आ जाएगी। तो ये वोल्टेज फ्लैट का मतलब ये है कि यहाँ पर वोल्टेज भी सेम मिलेगा हमें। तो सर्ज इम्पीडेंस कंडीशन में वोल्टेज प्रोफाइल फ्लैट होगा। और दूसरा कंक्लूज़न क्या आता है कि शंट रिएक्टर यानी ये कैपेसिटिव एलिमेंट हमेशा रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करते हैं और इंडक्टिव एलिमेंट हमेशा रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं। तो सर्ज इम्पीडेंस कंडीशन में एक कंक्लूज़न और है कि ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस जितनी रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, मान लेते हैं क्यू सी है V² / XC, इतनी रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है, तो वही सारी जो प्रोड्यूस पावर है, सेम पावर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है सीरीज में लगा है QL कंज्यूम कर लेता है V² / XL। यानी शंट रिएक्टर जो रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करेगा, सीरीज रिएक्टर उस रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर लेगा। यानी QC = QL होगा, या Q नेट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर ऐसी कंडीशन है तो हम कहेंगे कि लाइन प्योरली रेजिस्टिव है। लाइन प्योरली रेजिस्टिव है इन द सेंस लाइन का जो पावर फैक्टर है वो कितना है, यूपीएफ या स्लाइटली लीडिंग। या तो यूनिटी पावर फैक्टर पर लाइन ऑपरेट कर रही है या थोड़ा सा लीडिंग है। अगर लाइन का पावर फैक्टर यूनिटी है, 1 है, तो हम कहेंगे V एंड I आर इन फेज, वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। तो लाइन में रिएक्टिव पावर ज़ीरो हो जाती है। सर्ज इम्पीडेंस कंडीशन में रिएक्टिव पावर ज़ीरो रहेगी और पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा या स्लाइटली लीडिंग रहेगा, और वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे। इसके बाद कंडीशन आती है कि भाई सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है, या इससे पहले थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि जो सर्ज इम्पीडेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर से चेंज होगा सर्ज इम्पीडेंस। तो सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू हमने लिखी है Z0 = √L/C। तो एक कंक्लूज़न तो यहाँ से आ जाएगा कि Z0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L और Z0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/C। यानी इंडक्टेंस बढ़ेगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इम्पीडेंस कम होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस फॉर्मूले में या अभी तक के डिस्कशन में हमने देखा है कि इसमें कंडक्टर की लेंथ का कोई जो है रोल नहीं है, कोई कंक्लूज़न नहीं है। तो कंडक्टर की लेंथ से ये इंडिपेंडेंट होता है। नॉर्मली इस टॉपिक से रिलेटेड लेंथ वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि 100 मीटर लंबी लाइन का जो है सर्ज इम्पीडेंस 50 ओम है, तो 200 मीटर लंबी लाइन का कितना होगा। तो लाइन का इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, लाइन का कोई कंक्लूज़न भी नहीं है, इसलिए लाइन सही है, लाइन लेंथ सही है। लेंथ का इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, इसलिए लेंथ से इंडिपेंडेंट रहता है। और
अगर डिपेंड करेगा तो ये डिपेंड करेगा स्पेसिंग कितनी है कंडक्टर के बीच, क्योंकि स्पेसिंग चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज होता है। रेडियस कितनी है, रेडियस फॉर्मूले में डायरेक्टली लिखी है, स्पेसिंग डायरेक्टली लिखी है, और वोल्टेज पर भी डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर हैं, स्पेसिंग, रेडियस, वोल्टेज, और या फिर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन पर डिपेंड करेगा, इनकी चेंज होने से चेंज होगा। फिर है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या है? पावर ट्रांसफर विदाउट फेलियर इज नॉन एज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। यानी लाइन में जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है, जब तक लाइन फेल नहीं हो जा रही है, उस एंड पॉइंट तक जब तक लाइन फेल नहीं हो जा रही है, उस कंडीशन में कितनी पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, उसी को हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कहेंगे। यानी पावर ट्रांसफर बाय द लाइन विदाउट फेलियर, या पावर लोड व्हेन लाइन रिएक्टिव पावर इज़ ज़ीरो। या दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी कि लाइन में पावर लोड जबकि रिएक्टिव पावर कितनी है, ज़ीरो है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमेशा रिसीविंग एंड वोल्टेज से कैलकुलेट होती है। रिसीविंग एंड वोल्टेज को यूज़ करके ही सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कैलकुलेट करेंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज को यूज़ करके नहीं करेंगे। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ लाइन। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज़ ऑलवेज जो है वो क्या है, लेस देन होती है रेटेड कैपेसिटी ऑफ लाइन। रेटेड कैपेसिटी कितनी भी है लाइन की, उससे कम ही रहेगी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग में लाइन को Z0 यानी जो सर्ज इम्पीडेंस हम बता रहे हैं उसमें टर्मिनेट किया जाता है। अगर हम एनालिसिस करेंगे इस कंडीशन को, तो सर्ज इम्पीडेंस से ही लाइन को टर्मिनेट करके एनालिसिस करेंगे। यानी यहाँ पर एंड पॉइंट पर हम मान लेंगे कि सर्ज इम्पीडेंस कनेक्टेड है, तब एनालाइज करेंगे। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग सिंगल फेज लाइन के लिए कितनी रहेगी? सिंगल फेज लाइन के लिए रहेगी, यानी P0 मान लेते हैं हम, तो VP IP cos थीटा, ये फार्मूला होता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो यानी VP² वाट्स पर फेज। ये सिंगल फेज लाइन के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग अगर हम 3 फेज लाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 3P0, और इसकी वैल्यू आएगी VL² वाट्स। या अगर हम फेज वैल्यू के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को कंपेयर करके भी कंक्लूज़न आएंगे। जैसे अगर लोड कितना है लाइन का, अगर लोड है लेस देन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो फिर रिएक्टिव पावर यानी रिएक्टिव VAR क्या रहेगा, जनरेट होगा लाइन में, जनरेटेड। और इस कंडीशन में VR जो है वो VS से ज़्यादा हो जाएगा, यानी रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। हम कहते भी हैं कि स्लाइटली लोडेड लाइन में जो है रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, उसी को फरांटी इफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंक्लूजन आ रहा है कि अगर लोड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से कम है तो रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर जनरेट होगा और रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कंडीशन रिवर्स्ड है, यानी लोड क्या है, ग्रेटर देन सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो रिएक्टिव VAR एब्जॉर्ब और VR लेस देन VS होगा। ठीक है। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स वोल्टेज लेवल और बाय एडिंग अ लम्प्ड कैपेसिटेंस इन सीरीज। ये दो जो है इसके सॉल्यूशन भी हैं कि भाई सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर कुछ टिपिकल वैल्यूज़ हैं सर्ज इम्पीडेंस की। वैसे तो एग्ज़ाम के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है लाइन की लेंथ से इंडिपेंडेंट है, फिर भी स्पेसिफिक केसेस में हम ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर गेट या UPSC का क्वेश्चन हुआ तो उसमें हम सिंपल कंक्लूजन से काम नहीं चलाते, उसमें तो कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना होता है। तो फॉर सिंगल कंडक्टर लाइन
सिंगल कंडक्टर लाइन के लिए जो सर्ज इम्पीडेंस है वो 400 से 600 ओम पर फेज़ वेरी करता है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू लगभग 400 ओम है। अगर 2 कंडक्टर बंडल लाइन है, 2 कंडक्टर बंडल लाइन, तो इसके लिए हो जाएगा ये लगभग 320 ओम पर फेज़। अगर 3 कंडक्टर बंडल लाइन है तो इसके लिए होगा 280 ओम पर फेज़। अगर 4 कंडक्टर बंडल लाइन है तो होगा Z0 इक्वल टू 260 ओम पर फेज़। और अगर ये ही सर्ज इम्पीडेंस केबल के लिए पूछ लिया जाए तो केबल के लिए इसकी वैल्यू होती है 40 ओम के आसपास। तो ये सब सर्ज इम्पीडेंस और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का कंक्लूज़न है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसी में हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर एज सच कोई है नहीं। एक तो सर्ज इम्पीडेंस का फार्मूला है, ये सर्ज इम्पीडेंस का फार्मूला है, दूसरा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के लिए है। बाकी तो ऐसा कोई इसमें फार्मूला है नहीं। लाइन की लेंथ से इंडिपेंडेंट है पूरा डिस्कशन। लाइन की लेंथ में कोई जो है चेंजेस आएंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं तो वो हमने बता ही दिया है कितनी रहेंगी। ठीक है, थैंक यू।